रोका। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ तो दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है, वहां भी हंगामा जोरदार हो रहा है, क्योंकि विपक्ष को यहां पर मुद्दे ऐसे मिल गए हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर हो, और होना भी चाहिए। विपक्ष की भूमिका ही हमला करने की होती है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो निभाएगा कौन? और विपक्ष का जनाधार भी जनता देती है। जनता जनार्दन आपको सत्ता पक्ष में बैठाती है और जनता जनार्दन अपने हिसाब से विपक्ष में बैठाती है, और दोनों भूमिका का निर्वाह करना भारतीय लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। पर इसके साथ साथ अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। 7 से 11 अगस्त तक चलेगा, और सत्र जैसे शुरू हुआ तो हंगामा जैसे हर साल होता है, इस बार भी सत्र में हुआ, और शुरुआत हंगामे से हुई। जहां पर एक तरफ बीजेपी बाढ़ और तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहती थी, तो वहीं विपक्ष मणिपुर की चर्चा को लेकर निंदा प्रस्ताव लाना चाहता था कि जिस तरह से मणिपुर में वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, और सरकार लगातार इस मुद्दे पर पीछे बस्ती क्यों चली आ रही है। यही मुद्दा शायद संसद में भी है और यही मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी है, और लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है। विपक्ष को लगे हाथ मुद्दा मिल गया तो विपक्ष यहां पर इस मुद्दे को कहीं से भी कमजोर करना नहीं चाहता है, और करना भी नहीं चाहिए। जब बात जनता की होती तो जनता के मुद्दों को उठाना भी विपक्ष की भूमिका है। अगर ये भूमिका हम जैसे खबरनवीस निभाते हैं तो शायद विपक्ष की भी भूमिका है, इस भूमिका को निभाया जाए। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि मजबूत विपक्ष और मजबूत सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष में मजबूत है, पर विपक्ष भी यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ सरकार की नाक में दम किए हुए है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से हमने चर्चाएं देखी, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि सरकार मणिपुर पर बात करना नहीं चाहती है, तो वहीं स्पीकर का कहना था कि ये विधानसभा का विषय नहीं है और इसके अलावा अन्य जो विषय है उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो अब निश्चित रूप से यहाँ पर स्पीकर का अपनी बात कहना है, इसके अलावा सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है। वो चाहता है कि यहाँ पर जो मणिपुर हिंसा है उसका निंदा प्रस्ताव पास हो। हालांकि कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया था, कल फिर शुरुआत होगी, और उम्मीद के मुताबिक मेरा मानना है कि कल फिर इसी बात पे फिर हल्ला बोल भी होगा। पर हल्ला बोल है और यहाँ सरकार की जवाबदेही भी है। खैर, हमारे देश में व्यवस्था तो तमाम है, और व्यवस्था के तहत ये भी होता है कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री जा सकता है वहां पर प्रचार करने के लिए, किसी राज्य का कोई भी आदमी वहां जा सकता है प्रचार करने के लिए, किसी राज्य का कोई भी आदमी वहां पर जा सकता है प्रभारी बनकर अलग अलग राजनीतिक दलों में। तो जब इतनी व्यवस्थाएं हमारा लोकतंत्र हमको देता है, तो यहाँ पर किसी राज्य की बात, व्यथा की बात अगर चर्चा की जाती है तो मेरे ख्याल से इतना परहेज नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, नियमावली कुछ और बोलती है और नियमावली के हिसाब से यहाँ पर मना कर दिया गया है। पर चूंकि यहाँ पर जब सबको अधिकार अलग राज्य में प्रचार करने को लेकर है, प्रभारी बनने को लेकर है, तो शायद इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। खैर, वो विधानसभा का अपना हिसाब किताब है, उसमें हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, पर जो हमारे मन में थी वो हमने बयां कर दी। मणिपुर हिंसा की अगर बात करें तो वो मामला केवल और केवल अब राज्य स्तर का नहीं है, वो मामला देश स्तर का हो चुका है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए निर्वस्त्र महिलाओं के, वो केवल केवल मणिपुर के नहीं बल्कि भारतीय समाज की व्यवस्थाओं को दर्शा रहे थे। जो मानवता शर्मसार हुई वो केवल केवल मणिपुर की नहीं बल्कि पूरे देश की हुई थी। जो समाज कलंकित हुआ वो पूरा देश का हुआ। जिस तरह से वहां पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसकी माफी किसी भी संविधान, किसी दंड संहिता में नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी हुई, केस चलेगा और प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे हमने देखा है तमाम तरह के मामले हमारे देश में होते हैं, पर जब उन पर सजा की बात आती है तो सालों लगते हैं। निर्भया कांड की बात कर लें, दिसंबर 2012 का मामला, और 2020 में फैसला आया 8 साल बाद। इतना बड़ा केस था और केस पर जिस तरह से सुनवाई हुई वो भी यहां पर देखने लायक थी। हम बात करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं, पर शायद वो आक्रोश न्याय संहिता में समझ में नहीं आ पाता है और तारीख दर तारीख व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। खैर, वो न्याय संहिता की बात है, पर यहां पर जिस तरह से हमने देखा है कि विपक्ष यहां पर विधानसभा सत्र के दौरान हमला बोल रहा, हल्ला बोल करता रहा, प्रदर्शन करता रहा, और यहां तक कि राहुल गांधी की जब बहाली हुई है तो उन्होंने कहा कि ये न्याय की जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को
यहाँ पर धन्यवाद भी दिया अखिलेश यादव ने, और ये भी कहा कि जब बीजेपी के किसी नेता के साथ ऐसा होता है तो वहां पर कार्रवाई देर से होती है, पर जब विपक्ष के साथ होता है तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। और यहाँ तक कि किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमने देखा है कि जिला अदालत उसको तुरंत रोक भी लगा देती है, जैसा अभी हाल में हुआ रामाशंकर कठेरिया के साथ, इटावा सांसद। अभी 2 दिन पहले ही MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा दी। 16 नवंबर 2011 का मामला था, और 11 के मामले के बाद 147 323 की धारा के तहत उन पर 2 साल की सजा का ऐलान हुआ। उसके बाद जमानत मिल गई और यहाँ पर जिला अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, यानी फिलहाल उनको कोई खतरा नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि खतरा नहीं है, यानी सदस्यता उनकी चालू रहेगी। अब व्यवस्था ही ऐसी है, किसी पे जल्दी किसी पे देर, कैसी व्यवस्था और कैसा है अधेर। खैर, फिलहाल कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे उसको क्या कहेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहां से आते हैं। मणिपुर पे, कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते नहीं। माननीय विधानमंडल के दोनों सदनों में मणिपुर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया था। सरकार के इशारे पर निंदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। यह सरकार अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दुहाई देती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज पूरे न केवल मणिपुर को बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आज अराजकता की आग में झोंक रही है। हरियाणा अभी इसी प्रकार का एक घटना घटी है। पूरे देश और प्रदेश में वो दंगा कराने की फिराक में है, और साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा दंगे को कराने का मुहिम तेज कर दी है। सदन में जो माननीय विधायकगणों के विभिन्न प्रश्न थे उनका जवाब देना चाहती है। सूखे पर, बाढ़ पर चर्चा चाहती है, किसानों पर चर्चा चाहती है, और विपक्ष पूरी तरह से हल्ला बोल पार्टी जिस प्रकार उनका एक आचरण रहा है उसको दोहराने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह इनके शासनकाल में इनके कृत्यों को देखा है। ये सब अराजक लोगों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं। और समय समय पर आपने देखा कि इनका सदन चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि चतुर्मुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे। तो चर्चा में से बड़ा महत्वपूर्ण है, संसद में रार और विधानसभा में बयानों का पलटवार। चर्चा में से महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से उनके फार्मेंट प्रवक्ता शमसी अजहर अपनी राय देंगे। सुधा मिश्रा हमेशा अपनी बेबाक रखने वाली कांग्रेस से अपनी राय देंगी। प्रवक्ता सपा के रूप में रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे। प्रवक्ता हमारी पार्टी के रूप में तरुणिमा श्रीवास्तव अपनी राय देंगी, और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर भाई दिलीप हर्षवर्धन जी अपनी समीक्षा करते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। शमसी भाई, क्या बात है, संसद में भी आप पर हमला, विधानसभा में भी हमला, लगातार हमले से घिरे हुए हैं और तब भी जवाब देना नहीं चाह रहे, क्या दिक्कत है? मणिपुर में बोल दीजिए भाई, सबको शांत कर दीजिए भाई, यहाँ पे बोलना तो पड़ेगा। और यहाँ से विपक्ष कह रहा है कि आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बाढ़ पे और गन्ने पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निंदा प्रस्ताव पास हो। विधानसभा में आज शुरू हुआ सत्र, फिर हंगामा चढ़ गया, फिर काली तख्तियाँ ली गई, और फिर यहाँ पर लगातार विपक्ष एकजुट हो गया है। कहीं ना कहीं आपकी चुनौती बन सकती है। जिस तरह से विपक्ष यहाँ एकजुट हो रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर और दिल्ली बिल को लेकर, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी चुनौती बनेगी। 24 चुनाव बड़ा पास है, बहुत दूर नहीं है। किस तरह देखते हैं? धन्यवाद आपका जी, आपके चैनल का कि आज के डिबेट में मुद्दा बनाया और हम लोगों को मेहमान यहाँ बनाया जी, अपनी अपनी पार्टी की बातें, विचार और उनकी नीतियों को जनता तक पहुँचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। जी, सभी पैनल में बैठे हुए लोगों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, विपक्ष में हंगामा ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हताशा, चिंता, हार, ये सब जब चुनाव आता है तो विपक्ष के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। इसके पहले न विपक्ष का कोई नेता कहीं दिखता है, न विपक्ष के कोई शब्द कहीं दिखते हैं। हमेशा ये होता है कि बंद कमरे में बैठकर ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति करने वाले लोग
जब अस्तित्व बचाने की बात आती है, पार्टी को बचाने की बात आती है, दिखाना होता है कि अब हम नेता हैं, अब हम इस दल के नेता हैं, अब हम उस दल के नेता हैं, तो ये सब करने के लिए जब होता है तो ये हो हल्ला करने के लिए मानसून सत्र चल रहा था तो इनको कायदे से सवाल करना चाहिए था, सरकार को जवाब देना चाहिए था, लेकिन हो हल्ला करके ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सदन स्थगित हो जाए। और फिर हाँ, पूरी प्लानिंग इनकी यही होती है कि सदन स्थगित हो जाए, क्योंकि इनके पास खुद कोई मुद्दा है नहीं, जनता के सवाल इनके पास है नहीं, जनता का कोई सरोकार नहीं, जनता के बीच में रहना नहीं। चीन का है क्या? नहीं, मणिपुर मुद्दा उठाए ना, ये मणिपुर मुद्दे की बात कहाँ कर रहे हैं, कभी तो ये दूसरे की बात करें, कभी तीसरे की बात करेंगे, विपक्ष सारा, अरे तो विपक्ष को नहीं मुद्दा उठाना, हमको थोड़ी उठाना है भाई, हमको तो जवाब देना था। हमारे गृह मंत्री वहाँ बहुत पहले ही दौरा करके आ चुके हैं, तो विपक्ष भी गया था दौरा, हिंसा क्या ठंडी नहीं हो अरे तो विपक्ष भी तो गया था, ठंडा कराने गया था, गर्म कराने गया था, ये तो उनको भी जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी दौरा किया था, तो उनके जाने के बाद तो और वहाँ पे हिंसा भड़क गई, हमें नहीं लग रहा है कि वहाँ जाके उन्होंने समझाने बुझाने कोई काम ऐसा किया था। और उसके बाद विपक्ष के भी हमारे ख्याल से 20-30 सांसद गए थे, गिनती नहीं याद हमें, उन लोगों ने भी दौरा किया वहाँ मणिपुर का। लेकिन इस सब से कुछ नहीं, देखिए बात अभी इस वक्त ये है कि 24 का चुनाव है और इन सारी पार्टियों को जो टुकड़े टुकड़े बटे हुए, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग 2019 में भी कहा गया था, तो वही टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर इकट्ठा होकर सरकार पर हमला करे। लेकिन सरकार के ऊपर कोई इसका खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरीके से सजग है। जो जनता के मुद्दे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की सत्ता में रहते हुए भी कोई पखवाड़ा उनका ऐसा नहीं जाता कि जब वो मीटिंग न करें, जब वो जनता के बीच में जाने काम न करें, जब वो चौपाल न लगाएं, तो इस वजह से जनता सत्ता के लिए आप समझ लीजिए, राजनीतिक पार्टी सत्ता ही तो करना चाहती है, इसमें कौन से झूठ बोलने वाली बात है कि नहीं हम वहाँ जो चैरिटी शो चला रहे हैं। सत्ता के लिए तो सारी पार्टियां आज लड़ रही हैं, सत्ता के लिए सारी पार्टियों का गठबंधन किया गया है। आज क्या बात हो गई कि जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाह रहे थे, आज ये विपक्ष के रूप में जो सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, तो सबको अपनी पार्टी बचाना, सबको अपना वजूद बचाना है, क्योंकि खत्म होते जा रहे हैं। इनको ये लग गया है कि 2024 कुछ पार्टियों को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि 2024 का चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव है। तो होता है ना, दिया बुझने के पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है, तो वही हाल इस वक्त विपक्ष की है कि पूरी ताकत इकट्ठा कर लेकिन वही बात है कि मुद्दे की कमी है। जनता अब इनके बहकावे में नहीं आ सकती, जनता पूरी तरीके से सजग है, हिंदुस्तान की जनता समझदार हो चुकी है। अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग को वोट अपना देकर खत्म नहीं करना चाहिए था। अब जिसके अंदर राष्ट्रीय भावना है, जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है, एकता की भावना है, अखंडता की भावना है, वो सभी लोग एक राहुल गांधी भी सदस्य बहाल हो गए, फिर आपके लिए सरदर्द बनेंगे भाई। हम इसमें तो और हंसने वाली बात है कि वही कोर्ट अगर राहुल गांधी की सदस्यता को कहता है कि भाई अगर गलत है तो पूरा हो हल्ला मच जाता है। कभी वो जो है क्या कहते हैं, कौन सी यात्रा शुरू हो जाती है, कभी उनका सत्याग्रह शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की तो यही बात है कि जब उनकी पार्टी पर या उनके परिवार पर कोई विपदा आती है तो उसको सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाया गया था तो इन्होंने सत्याग्रह किया था। इसका मतलब जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आए, परिवार के ऊपर या पार्टी के ऊपर, तब ये सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद जनता से इनका कोई लेना देना नहीं होता। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में आई थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, टैबलेट बांट दूंगी, ये बांट दूंगी, मोबाइल बांट दूंगी, लेकिन इनकी जहां सरकार है वहां का भी हाल जानते हैं आप, मीडिया में आपको सब कुछ पता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का दौरा बहुत साज सज्जा के साथ कॉल हाउस सजाया गया था कि अब यहाँ रहेंगे, लेकिन हुआ क्या, उत्तर प्रदेश की जनता ने जैसे ही उनको नकारा, उन्होंने वैसे ही अपना बुरिया बिस्तर भी नहीं लिया था, बाद में उनका मंगाया गया और उन्होंने वापस यहाँ से उत्तर प्रदेश से टाटा बाय बाय। सबको आपने निपटा दिया एक स्टेटमेंट में। अब थोड़ा विपक्ष का भी बार सुन लें। एकदम सर, सब ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस सुना मसला जी, भाई राहुल गांधी बोल दिया है, हंस रहे हैं राहुल गांधी की बात पर, प्रियंका गांधी बात पर बोल रहे हैं लड़की लड़ सकती है, बुरे बिस्तर बांध दिया। किस तरह देखती है भाई इनके उत्साह को बोलने, टुकड़े टुकड़े गैंग है आपकी? बिल्कुल, मुझे तो कभी कभी ना शमशी भाई जो आज बातें बोल रहे थे, हंसी आती है इस बात पे कि इतनी मासूमियत लोग लाते कहाँ से, जोर से इनको सुना लीजिए। इसमें 2 लाइनें हैं कि इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हैं। अच्छा। ये चेहरों पे नए चेहरे छुपाते कहाँ से हैं। आप लोग जो बातें कहते हैं उस बातों में वजन रखने के लिए कम से कम तथ्यों का होना बहुत जरूरी है। अभी जितनी इन्होंने बातें कर दी, कोर्ट की बातें कर दी, है ना, प्रश्न बहुत से वाजिब हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट पे ही प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करना पड़ रहा है, वजह है आप हो। दूसरी बात, आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, क्या आप बता सकते हैं कि इस शब्दावली का प्रयोग जो आपने किया है, ये किस तरह से आपने इस शब्द को माना और कैसे आपने कहा? मैं आज शमशी भाई से जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कैसे आपने कहा टुकड़े, इसका मायने क्या है? इस शब्द के मायने बताइए और हम टुकड़े टुकड़े गैंग है इसको स्थापित करिए, नहीं तो फिर आप इस बात से क्षमा मांगिए कि जो आपने बोला ये गलत है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जानते हैं 500 रुपए में किसी राज्य में मिल रहा है गैस का जो
मालूम होना चाहिए आपको। जी। आपको नहीं, उसके बगल में एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपने छीन झपट के कुटिल चालों से एक सत्ता हासिल की थी। अच्छा। वहाँ पे क्या है भी आप जानते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी राज्य का कंपेयर नहीं कर रही हूँ। जी। काश इस देश में जिस बात को हम लेके चल रहे थे, जिस देश में जो सत्ता, जो राजनीति का जो रूप था, मूल रूप था, स्थापित किया गया था जिन मूल्यों के साथ, जी। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति का परिवार कहीं न कहीं कांग्रेस के उस स्वतंत्र की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। क्या बात। संविधान आया, संविधान के बाद देश को बढ़ाने के लिए जितनी मूलभूत चीजों की आवश्यकताएं थी हम सब ने किया। आज कल आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्टेशनों को चमकाने की बात की है। चमकाने की जरूरत नहीं है, मूलभूत आवश्यकताओं को लाने की जरूरत है। आप लोगों को, आप क्या रेलवे स्टेशन को बना देंगे एयरपोर्ट? क्या ये पॉसिबल है? ये बताइए, पैदल चलने वाले क्या उड़ने लगेंगे क्या? जितनी जन समस्याएं, जनता के लोग, एक चली ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ, जाके चेक करा लीजिए कि उस ट्रेन में कितने प्रतिशत इस देश के जन चल रहे हैं। क्या बात है। आप बाकी गाड़ी बढ़ा लीजिए, जनरल बढ़ा लीजिए, बड़ी सही बात कही। नहीं, बहुत जरूरी है कि आप जो बातें, सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ रही हैं? जो मूलभूत स्ट्रक्चर इस देश में बना हुआ है उसको उनके, आप जाइए, अगर कुछ, मैं इलाहाबाद की बात करूं, मैं अगर गोरखपुर की बात करूं, मैं लखनऊ की बात करूं, 3 शहरों का नाम लिया मैंने, जो रेलवे के पास जमीनें हैं, अगर उनमें मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए, उन जमीनों को इस्तेमाल करके काम किया जाए, तो आप जानते हैं नहीं, मैं आती हूँ उस बात पे, क्योंकि इन लोग का सबसे जो खराब सियासत का है, तुलसीदास बाबा ने एक लिखा हुआ है लाइन, काश वो लिख के चले गए और ये लोग भूल जाते हैं उसको सुनना। मैं उसको फिर से कह देती हूँ कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाइना। सुबह उठते हैं और सुबह से तथ्यों का जो होता है वो बस झूठ को लेके चलना है, चलना है, चलना है। और दर परत जो झूठ है, जब कलई खुलती है, कहते ना ना ना, ऐसा नहीं है। आपको अगर हमारे अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको नेहरू जी का अब लेना पड़ रहा है सहारा, किस बात का उन्होंने उल्लेख किया। अरे जिस देश में पिछले 9 सालों से मात्र अपने पूर्वजों को गाली दी हो, उसको भी लेना पड़ रहा है। उसको कांग्रेस के ही कंधों का सहारा चाहिए। उसके बावजूद गौरव जी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जब मैं अपने गांव की बात करूं, अगर मैं उस दशक की बात करूं जब बिजली के बारे में लोग सोचते थे, हर गांव में एक स्कूल, हर गांव में एक चिकित्सालय का छोटा सा भवन, पंचायत भवन मैंने हर गांव के आसपास देखा है, हर जगह देखी है। तो इसका मतलब इस देश में उन मूलभूत बात को रखा गया जहाँ पे जन समस्याएं, जन को जोड़ा गया। आप वहाँ पे क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? आप सिर्फ बेचेंगे, कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे। और जब बात महंगाई की होती है, मैं जानती हूँ मेरे घर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो आते हैं, वो सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, वो दूध नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ तक कि वो स्कूल, अगर 3 बच्चे हैं किसी गरीब बच्चे के घर में, तो एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। राशन, अच्छा अब गौरव भाई, यहाँ पे 7 लोग बैठे हुए हैं, एक घर में 5 किलो अनाज 3 दिन में 7 लोग खा के खत्म कर देंगे, बाकी 27 दिन क्या? कोई प्रश्न पूछने वाला है इन लोगों से क्या? जिन लोगों ने 80 करोड़ जनसंख्या के नाम देश में मात्र जो छलावा रख रखा है, लोगों को छला, मनरेगा का नाम लीजिए, तो मनरेगा वो एक व्यवस्था थी जिसने कोरोना काल में लोगों को जिंदगी की एक संजीवनी दी। वो एक सुविधा थी, वो एक तरीका था, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ इस देश के लोग खा रहे थे, पी रहे थे। उन्हें गाली जैसे शब्द नहीं मिल रहे थे कि 80 करोड़ लोग खाना खिला रहे हैं। आप कौन होते हैं? जनता के पैसे लेके जनता को दे रहे हैं, तो आप खिलाने वाले कोई नहीं है। तो इस तरह झूठ फैलाना, बेमनस्य फैलाना, उन्माद फैलाना इस देश में बंद करिए। सुविधाओं की बात करिए, जन सुविधाओं की बात करिए। और जो स्त्रियों के सम्मान की बात है, जो घृणित कार्य किया गया इस समाज में, क्योंकि आपने वजह दी। अगर जंतर मंतर में स्त्रियों का सम्मान हुआ होता, तो मणिपुर में गृह मंत्री के होने के पहले जो घटनाएं हुई या उनके आने के बाद जो घटनाएं हुई, गृह मंत्री तक को नहीं पता था कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो इस देश में गृह मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं, अर्थात आपके सारे सूचना तंत्र फेल्योर। आप मानिए इस बात को सरकार नहीं चला पा रहे हैं। दूसरी बात, न प्रधानमंत्री को पता, न गृह मंत्री को पता, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। एक वायरल वीडियो पे उसके बाद आप बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? हम जाएंगे बूथ के लोगों को, बताओ बोलो क्या कष्ट है, बूथ की चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अरे इस देश के लोगों की बात कर लीजिए। आपके पार्टी के अलावा भी लोग हैं, वो महिलाएं आपसे आज सुनना चाहती हैं कि आखिर इस देश का प्रधानमंत्री हमारे फिर कब बोलेगा। चल ठीक है, बिजी हैं अभी सब, ठीक है। प्रवक्ता सपा रविंद्र भाई जी, भाई आप तो खुलकर इनकी चुनौती देते नजर आ रहे हैं विधानसभा में। अखिलेश यादव एक गंभीर व्यक्ति की तरह यहाँ पर खुलकर विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आज ये मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव की उन्होंने बात की, उसके बाद से फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कैसे देखते हैं व्यवस्थाओं को
विधानसभा सत्र में हल्ला बोल को और दिल्ली में जिस तरह से राहुल गांधी सिलसिला बहाल हुई है, आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक छोटा सा प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अच्छा, उसका चरित्र अपनी स्थापना से ही अच्छा, अराजक रहा है। अराजक रहा है? अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात कर दिया। उस अराजकता का परिणाम रहा है कि बैन भी लगा है और पकड़ के बंद भी किए गए हैं। अच्छा। उनके सर संचालक। वो चरित्र अभी तक गया नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ गया। जहां भी ये सरकार में रहते हैं, बहुमत में रहते हैं, तब भी यह चरित्र दिखाई पड़ता है। जैसे अभी लोकसभा में बहुमत में हैं जी, लेकिन नेता सदन 12 दिन से फरार हैं लोकसभा से। अच्छा, तो क्या आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जो भी लोकतंत्र में विश्वास करेगा, सदन की मर्यादा अगर आप फरार रहेंगे तो रख सकते हैं? बिल्कुल। यही चरित्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है। अच्छा, पिछले 6 साल से विधानसभाएं चलती हैं, 1 महीना सत्र लगभग चलना चाहिए जी, 7 दिन 8 दिन में इसको खत्म कर दिया जाता है जी, और हमेशा ऐसी भाषणबाजी करके खत्म किया जाता है। सारे असंवैधानिक शब्दों का अच्छा हुआ है कि स्पंज नहीं हुआ है वो जी, और उन शब्दों को आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेंगी तब जानेंगे कितने अराजक लोग इसमें सत्ता पक्ष में बैठते थे। जी, अब आज नेता विपक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्त्री अस्मिता से जुड़ा एक प्रश्न उठाया मणिपुर का। हाँ, खाली हम तो नहीं उठा रहे हैं, ये हमारी सदन में भी उठ रहा है। सरकार 12 दिन से नहीं फेस कर पा रही है। ये यूरोपीय यूनियन की सदन में उठा कि आपने रोक लिया, अमेरिका के सीनेट में उठा कि आपने रोक लिया, ब्रिटेन के सदन में उठा कि आपने रोक लिया जी, फिर यहाँ के जो सभापति महोदय हैं कहते हैं हमारा विषय नहीं है ये। अरे कैसे विषय नहीं है? फेडरल सिस्टम में कैसे विषय नहीं है? खाली निंदा प्रस्ताव की ही तो बात कर रहे थे जी, हम उस पर डिस्कशन की बात थोड़ी कर रहे थे। आप एक निंदा प्रस्ताव पार कर देते। लेकिन इनको भय किस चीज का था कि इसी बहाने गरीबों पे, महिलाओं पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है वो लोग इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। इसलिए वही रास्ता अपनाओ जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपनाते हैं कि भाग जाओ या सदन बंद कर दो या सदन से निष्कासित कर दो और उनकी किसी की सदस्यता भी खत्म कर दो। तो ये जो अराजक चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में भी दिखाई पड़ रहा है इसी समय, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। अभी कल दिखाई पड़ा एक बहुत बड़ा अराजक चरित्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब सदन चल रहा है, अगले दिन सोमवार को सबको जाना है, तो 500 स्टेशनों पे आप जनप्रतिनिधियों को बुला के उनका समय बर्बाद कर रहे हैं कि वो कुछ मुद्दे ना तैयार कर पावे सदन के लिए ले जाके। तो ये अराजक चरित्र है। अब उप मुख्यमंत्री जी ने अपने चरित्र का परिचय देते हुए पूरे विपक्ष को लुच्चा और लफंगा कह दिया। तो मालूम है यही उनका ज्ञान है, यही उनकी अराजकता का सबूत है। क्या विपक्ष लुच्चा लफंगा है? अगर ऐसा है तो संविधान किस लिए बना था? उसी को हमारे मित्र ने कह दिया, प्रवक्ता महोदय ने, कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। तो अगर आप कहते हैं तो उसी अराजकता का परिचय देते हैं। क्या विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग होता है क्या? जब आप विपक्ष में थे तो आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग थे। अगर थे तो उसी का प्रदर्शन आप कर रहे हैं क्या? तो अगर विपक्ष के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा तो क्या आप जहां पर विपक्ष में हैं खत्म तो हो गए? आपने कहा कि हम तो खोते जा रहे हैं। आप 28 राज्यों में से इन केंद्र प्राकरण केवल 15 राज्यों तक सीमित हो गए हैं। उस 15 राज्यों में से इन केंद्र प्राकरण है केवल 7 राज्यों में आपकी सरकार है, जिसमें केवल 2 बड़े राज्य हैं और 4 छोटे छोटे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो ये जो आप कर रहे थे हम सिमटते चले जा रहे हैं, तो आप सिमटते चले जा रहे हैं। 12 राज्यों में आपके बहुमत की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के बाद में कह दिया है कि इनका अस्तित्व नहीं है। तो जब बिना अस्तित्व हुए हम आपको 50% वोट से 41% वोट, 41% वोट से 30% वोट पे लाके सीमित कर सकते हैं, तो जो हमारा अस्तित्व आ जाएगा तब क्या होगा? तो इस मुगालते में ना रहे, जितना ताकत है हम लगाएंगे। और फिर ये जो आप यहाँ विधानसभा में कर रहे हैं, इसका परिणाम 2024 के लोकसभा में भी दिखाई पड़ेगा। हताश है, निराशा में है। अब हताश में तो नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ते हैं कि 12 दिन से फरार हैं। हताश में उत्तर प्रदेश विधानसभा दिखाई पड़ रही है कि फरार कैसे हो गए? अरे फरार कैसे नहीं कह सकते हैं जी? इसको दिखाएं क्या शब्द को, उसमें फरार मतलब क्या होता है जी? अच्छा, फरार है। हाँ बिल्कुल फरार है 12 दिन से। हिंदी शब्दकोश में शब्द को लिया गया है, विदेशी शब्द है। फरार का मतलब वो नहीं आ रहे तो भाई फरार ही है ना, क्या दिखना चाहिए। और समझे यार बताएंगे फरार है कहाँ? ठीक है, ठीक है। तरुणा श्रीवास्तव हमारी पार्टी से। तरुणा जी, भाई दिल्ली बिल में तो हल्ला बोल हो गया,
और जो स्थिति थी वो तो पता ही थी सबकी, वहाँ कुछ होना नहीं है, आराम से उसको निकाल लेंगे। पर जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा उत्तर प्रदेश में और संसद में हल्ला बोल हो रहा है विपक्ष का, वो आने वाले समय में किस तरह चुनौती बनेगा यहाँ पर सत्ता पक्ष के लिए? क्योंकि यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष निराशा में हताश है, इसलिए जानबूझ के इस तरह से हरकतें कर रहा है, हल्ला बोल कर रहा है। कुछ मुद्दा उनके पास है नहीं, केवल जनता को छलावा दिखाता नजर आ रहा है। जी तनुमा। हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी देखिए गौरव जी, भाजपा के प्रवक्ता बहुत अच्छा बोले और उन्होंने सबको लताड़ दिया यहाँ पर बैठकर। जी। ये क्योंकि इनका काम यही है, इन लोगों को सुबह से ट्रेनिंग मिल जाती है कि बस आप शब्द बोलना है। ट्रेनिंग मिल जाती है सुबह इनको सुबह से ट्रेनिंग मिल जाती है, सुबह से चल देते हैं इसी काम के लिए, झूठ बोलने के लिए निकल जाते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में असंवैधानिक जो बिल लेकर आ रहे हैं ये पूरी देश देख रहा है, जनता देख रही है और हर आदमी ये कह रहा है कि ये तो तानाशाही है, गलत हो रहा है। जी। तो जिस तरीके से और नेहरू जी को याद कर अमित शाह जी बोल रहे हैं, जिनको सारा दिन वो गालियां देते रहते थे और विपक्ष, नेहरू जी ने क्या किया इस देश में, नेहरू जी ने क्या किया, इस देश को लूट लिया, ये किया वो किया, इस तरीके की बातें ये लोग करते रहते थे। लेकिन जब इन्हें संविधान की बात आती है, कानून की बात आती है, तो इन्हें पीछे जो हमारी सत्ता में बैठे सरकार थी उनके बारे में पढ़ना ही पड़ता है। अच्छा। तो इनको कोई जानकारी है नहीं। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की हालात तो आप जानते ही हैं कितनी खराब है। अच्छा। अभी इन्होंने बस का किराया भी बढ़ा दिया। अच्छा। ये महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है इस देश में, उतनी ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। इन्हें इतना खुमार है कि जनता इन्हें जिता ही देगी। अच्छा। किसने जिता देगी? देखिए, सिलेंडर महंगा हो गया, बिजली बिल महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में। ये कोई ना कोई ऐसा बिल लेकर आ जाते हैं जिससे महंगाई बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश में। और रही महिलाओं के सम्मान की बात, मणिपुर पे ये बात नहीं करना चाहते विधानसभा में। अच्छा। क्योंकि ये मणिपुर को अलग मानते हैं। अगर वही विपक्ष की सरकार होती, किसी और पार्टी की सरकार होती, तो अभी देखिए कैसे सड़कों पे कपड़े उतार के नाच रहे होते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा। तो ये भाजपा वाले इसी तरीके के हैं। अच्छा। और दूसरी बात कि महंगाई की वजह से इन्हें पता है कि अगर महंगाई की बात विपक्ष ने पूरे देश में फैला दी, उत्तर प्रदेश में बात जनता तक फैला दी और बात आगे तक ले जाएंगे, तो ये कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। अच्छा। इसलिए ये सुबह से झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं, आप शब्द शुरू कर देते हैं। अच्छा। और दूसरी, अब इन्होंने 2024 के लिए जगह जगह दंगे शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा। दंगाई पार्टी है। अच्छा। आप बिल्कुल, आप देखिए हरियाणा में नूह में क्या हुआ, यही करा है। उत्तर प्रदेश में देखिए वो तो आईपीएस ने रोक दिया, नहीं तो ये वहाँ पर भी दंगे हो ही जाते। अच्छा। अभी इनके ही भाजपा के लोग, अभी एक वीडियो उत्तर प्रदेश का ही आ रहा है, मैं वो जगह तो मेंशन नहीं था, लेकिन भाजपा के लोग पुलिस को मार रहे थे। अच्छा अच्छा। पुलिस के अधिकारी को मार रहे थे, पीट के पूरी झंडा लेकर, पूरा वीडियो वो वायरल है सोशल मीडिया पे। तो इस तरीके का, जैसे मणिपुर में अब कुकी समुदाय से इन्होंने समर्थन लिया था, उन्हीं लोगों को भगाने के लिए ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब एक वीडियो आपने देखा होगा, फौजी को देखकर महिलाएं उनके पैर पकड़ती है फौजी के और कहती है कि नहीं मत जाओ। बहुत दर्दनाक सीन था वो, बहुत ही दर्दनाक सीन। बिल्कुल। और कहती है कि यहाँ पे सरकार पे हम पे भरोसा नहीं है और यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो ये जो जनता का जो भरोसा उठ गया है इस सरकार पे, तो वो पूरी देश देख रही है। इसी तरीके से अगर हमने इनको इस देश से नहीं हटाया, जनता अगर इस चीज को नहीं समझ पाएगी, तो आगे हम गुलामी की दौर पे चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन हमारे जो विपक्ष है, जिसने पूरी टीम अलायंस बनाई है इंडिया, हम पहले से जान चुके हैं कि अगर हमने इसे नहीं हटाया तो जैसे अंग्रेज धीरे धीरे लालच और वो कहते हैं ना कि देश पर राज कर लिया था उन्होंने, हमें बंटवारा करके, तो ऐसे ही ये हमने यहाँ पर बंटवारा करके हमें हिंदू मुसलमान करके, सिख ईसाई करके इस देश को बांटकर ये सत्ता में रहना चाहते हैं। लेकिन अब हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरा अलायंस जान चुके हैं कि हम इन्हें भगाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और ये सब जानते हैं, ये कुछ भी कहे, ये टुकड़े गैंग कहे, ये भ्रष्टाचारी कहे, कुछ भी कहते रहे, अब जनता समझ गई है और हमारे साथ। ठीक है दिलीप भाई, क्या समीक्षा है आपकी? जिस तरह से यहाँ पर चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हल्ला बोल लगातार है और
मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल और हमलावर के साथ साथ बयान भी दे रहा है कि सरकार बात करना नहीं चाहती है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर कल से चर्चा शुरू होगी और शायद 10 अगस्त को यहाँ पर प्रधानमंत्री मणिपुर पर बयान भी दें। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हल्ला बोल हो रहा है, निंदा प्रस्ताव पास करने की बात सपा प्रमुख यहाँ पर करते आ रहे हैं, उसके बावजूद नियमावली का हवाला देते हुए वो बात नहीं सुनी जाती है और बाढ़ और गन्ना भुगतान जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कैसे देखते व्यवस्थाओं को, या विडंबना है या रणनीति है, आपकी क्या राय है? जी, विधानसभा में अगर मणिपुर को लेकर चर्चा होनी है तो मणिपुर की घटना को भी दो भागों में बांटना जी। एक तो जो मणिपुर के दो गुटों के बीच में जातिगत वायलेंस हो रहा है जी, उसका उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेना देना नहीं है, क्योंकि उस घटना की, उस वायलेंस की आग उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही, वो ना आए। बिल्कुल। लेकिन जो मणिपुर में दूसरी घटना हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार वाली जी, वो घटना मणिपुर की होते हुए भी सामाजिक घटना है। बिल्कुल। और उस सामाजिक घटना का असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और देश के हर कोने में पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अगर उस घटना पर चर्चा की मांग उत्तर प्रदेश विधानसभा में करी जा रही है तो लीगली इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि इस बात की चर्चा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र में हो, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल। उस सामाजिक मुद्दे से उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ा, जी, अगर ऐसा कोई बेस अपोजिशन के पास है तो वो बहस होनी चाहिए, अदरवाइज वो बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर अगर बहस होनी चाहिए, ये सामाजिक मुद्दा है और अपोजिशन इस बात को उठा रहा है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं। अब बात करते हैं जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, जिसमें मणिपुर की घटना को लेकर के विपक्ष लगातार बाइकआउट कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां पर नहीं आ रहे। विपक्ष को लग रहा है कि विपक्ष जीत रहा है लगातार सदन का बाइकआउट करके, लेकिन राजनीतिक रूप से विपक्ष हार रहा है। अच्छा। क्योंकि ये भाजपा की स्ट्रेटजी है। अच्छा। कि विपक्ष को मणिपुर में उलझाए रखिए और भाजपा को जो 28 से 34 बिल पास कराने हैं, आप देखिए वो बिल धड़ धड़ पास होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और उन बिलों पर, उन कानूनों पर विपक्ष को ध्यान देना चाहिए, विपक्ष उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सत्ता यही चाहती है कि उन कानूनों पर विपक्ष का ध्यान ना जाए और विपक्ष मणिपुर में उलझा रहा है। देखिए भाजपा के लोग बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उस स्ट्रेटेजी को पता नहीं अदर पार्टियां क्यों नहीं समझ पाती हैं कि आप एक मुद्दा पकड़ के बैठे, वो मुद्दा सही है, आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन एक सही को सही साबित करने के लिए या सत्ता को गलत साबित करने के लिए जनता के हितों की जो और मुद्दे हैं उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, लेकिन आप इग्नोर कर जा रहे हैं। तो आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जो सत्ता धड़ाधड़ कानून बनाती चली जा रही है, ऐसा तो नहीं कि उसमें जनता के हितों का नुकसान हो रहा है। वो कानून एक तरफा बनते चले जा रहे हैं, उन कानूनों से आगे चल के विपक्ष को भी परेशानियां हो, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। पूरे सदन में एक ही बात पर बहस हो, मान लीजिए कि 8 घंटे का सदन चल रहा है और उस 8 घंटे के सदन में अगर प्रधानमंत्री जी भाषण देने नहीं आ रहे हैं मणिपुर के ऊपर, तो आप उस मैटर को किनारे रखिए और बाकी बातों पर बात करिए, सदन चलाइए, सदन में बाकी मुद्दों पर बहस करिए। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि एक ही मुद्दे को लेकर के सदन को बायकॉट करने की बात करी जा रही है। नहीं, ये गलत तरीका है। ये तरीका ये बताता है कि आप मुद्दों से भाग रहे हैं। आप अगर मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, आप अगर वास्तविकता में बहस करना चाहते हैं, तो जो आपका प्राइम मुद्दा है उसको प्राइम एजेंडे में रखिए और सरकार को बाध्य करिए कि हम बाकी मुद्दों पे बहस कर रहे हैं, लेकिन आपको इस मुद्दे पर भी बहस करनी पड़ेगी। लेकिन आप इस मुद्दे पे बहस नहीं करेंगे तो हम सदन का बाइकआउट कर देंगे। तो कर दीजिए, सत्ता तो यही चाहती है, आप कर दीजिए। सत्ता को चूंकि फुल मेजोरिटी में है, सत्ता को जो पास कराना है वो पास होता चला जा रहा है। और आपके बाइकआउट से आपको गौरव जी ये भी देखना होगा विपक्ष को कि हमारे एक्शन से क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। अगर आपके बाइकआउट करने से मणिपुर की घटना रुक जा रही हो, यहाँ वायलेंस खत्म हो जा रहा हो, तो आपका बाइकआउट एक बार को जनहित में कहा जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो जिस चीज की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप डेमोक्रेसी को भी बचा पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाएंगे, सत्ता की गलत चीजों को भी उजागर कर पाएंगे और अपने आप को जनता के सामने सिद्ध भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप राजनीति को जिद में लेकर के चलेंगे तो आपकी जिद से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। शमसी भाई,
टुकड़े टुकड़े गेहूं क्यों बोला आपने भाई? सुधा मिश्रा जी जवाब मांग रही हैं आपसे और पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप अराजक हैं। तनुमा जी बोल रही है आप झूठ की ट्रेनिंग लेके आते, सुबह सुबह आपको मैसेज आ जाता है कि आज क्या झूठ बोलना है जी। किस तरह से विपक्ष आपको इंडिकेट कर रहा है? सत्ता में मौजूद हैं पर जो आपकी छवि है वो झूठ से लवरेज पार्टी की बन चुकी है। सारा विपक्ष आपको ये बोल रहा है, आप उनको निराशा में बता रहे हैं, हताश बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप झूठ बोलने वाली पार्टी बन चुके, ट्रेनिंग बाकायदा ट्रेनिंग आपकी होती है। दिलीप भाई ने समीक्षा की कि यहाँ पर आप चाह ये रहे हैं कि विपक्ष यहाँ पर मणिपुर उलझा रहे और आप धड़ाधड़ यहाँ पर अपने विधेयक बिल पास कराते रहे। रणनीति है, साजिश है, विडंबना है, व्यवस्था है या अहंकार है? जवाब आपको देना है। मैं दिलीप भाई की बात का समर्थन मैं करता हूँ कि छोटी सी बात दिलीप भाई समझ गए। अच्छा अच्छा। लेकिन ये बड़ी बड़ी पार्टी के दिग्गज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बात है। और उसी में उलझे हुए दिलीप भाई ने देखिए बहुत दूर से समझ लिया और वहाँ संसद में और विधानसभा में जो लोग बहस कर रहे हैं, जो चाहते नहीं, मैंने पहले कार्यक्रम की शुरुआत में कहते कि ये विपक्ष खुद नहीं चाहता है कि संसद की कार्रवाई चले, सदन चले, क्योंकि इनके पास जनता से जुटे हुए कोई मुद्दे ही नहीं है। अच्छा। एक मुद्दे को लेकर उसी को सिर्फ रस्सी की तरह खींचना और उसी रस्सी का सांप बना के बार बार पेश करना, तो ये सब चीज़ें सिर्फ टीवी पे अच्छी लगती है, लेकिन जब जनता के बीच में जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, तब आपको समझ में आता है कि हमने क्या किया, जो बचा हुआ 5 साल था हमने क्या किया। हमारे ऊपर आरोप लगाना इनका मौलिक अधिकार है और विपक्ष को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी भी दे रखी है भाई कि जितना चाहे बोल लें, जितना चाहे बोल लें। हम तो जनता के समर्थन से चल रहे हैं और जनता हमको पूरा आशीर्वाद दे रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी 2012 के बाद से चुनाव होते चले आ रहे हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जनता जो है उसके मिजाज से भारतीय जनता पार्टी अपना शासन चला रही है, उसके मिजाज से भारतीय जनता पार्टी अपना राज कर रही है। और यही हमारा जो है तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि हम जनता को किसी भी तरीके से खुश रखें। कुछ 2-4-10% लोगों को छोड़कर जिन्होंने हमको अराजक कहा, लेकिन अच्छी तरीके से मालूम है कि 2012 से लेकर 2017 तक जब उत्तर प्रदेश जल रहा था तो भाई साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह हमारे ख्याल से उस वक्त समाजवादी पार्टी में नहीं थे। देखिए यहाँ का नहीं, सुन लीजिए, देखिए हमारे ख्याल से गौरव जी आपने इनको बताया नहीं कि डिबेट का यहाँ का ये नियम है कि एक आदमी बोले और दूसरा आदमी सुने। अगर ऐसे है तो फिर आप भी बोलती रहेंगे, हम भी बोलते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आप एक दो पूछती रहिए। एक प्रश्न है मेरा, पूछिए। जो आप प्रतिशत की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ हम, कितने प्रतिशत आपको वोट दे रहे हैं और कितने प्रतिशत हम हैं, ये भी क्लियर कर देंगे तो जनता को समझ में आएगा। बड़ा सवाल ले लिया, क्योंकि आपने जनता की बात की ना। समझे भाई, आप ही ने कहा था विपक्ष को आजादी दे रखी बोलने की, बोलने दीजिए भाई। भारतीय हैं हम सब, तो उन भारतीयों में कौन से आप अभी आपने बड़ा दिल दिखाया था, तो दिल देख लीजिए। गैंग जो भी है प्लीज क्लियर कर दीजिए तो जनता को समझ में आएगा। जी देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग इनको इस वजह से कहा जाता है कि जब भी हुआ, चाहे जामिया में हो चाहे अलीगढ़ में हो, इन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ नारे लगाए, ये विपक्ष का ही हाथ था। और आपने देखा कि हरियाणा में भी अगर दंगा विपक्ष का हाथ था, सुन लीजिए, हरियाणा में भी अगर दंगा होता तो उसमें भी आम आदमी पार्टी और दूसरे जो विधायक हैं उनका भी नाम आया पूरी तरह से प्रमुखता से। सुन लीजिए, पूरी प्रमुखता से उनका नाम आया है, प्रमुखता से पूरी तरीके से नाम आया है। ये शह लगा रखी है, ये उन्माद फैला रखा है, कारण को स्वीकार करें, जिम्मेदारी लीजिए उस बात की। नहीं ले रहा है आप लोग। आप गौरव भाई डिबेट को गर्म करना चाह रहे हैं तो बताइए। अभी आपने बड़ा दिल दिखाया है, आवाज हमारी काफी तेज है। समझी भाई, अभी आपने बड़ा दिल दिखाया है। हमारे ख्याल से हम सबसे छोटे होंगे, अब आप छोटा कहेंगे तो आप नहीं मानेंगे। समझी भाई, भारतीय जनता पार्टी को झूठ की किताब कहा जाता है, झूठ की दुकान कहा जाता है। स्वीकार कर रहे हैं क्या? लेकिन ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जो नफरत के सौदागर बने हुए, इनके बारे में क्या ख्याल है? जो जगह जगह नफरत बांट रहे हैं, जो जगह जगह बिरादरी से लड़वाने का काम कर रहे हैं, जाति से जाति को लड़वाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ हताशा और निराशा। आज पूरा हिंदुस्तान जिसको आप अपना आइडियल मान रहे हैं, उसको आज पूरा हिंदुस्तान पप्पू पप्पू कह के ये कौन सी बात है भाई? उसके ऊपर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। अरे पप्पू भी नाम होता है भाई, खराबी क्या है भाई? 26 दलें 28 दलों का संगठन बनके ना अभी उसकी दिशा तय है, ना अभी दशा तय है, ना कोई चेहरा तय है, ना उसका अभी संयोजक तय है, ना उसका अध्यक्ष तय है, ना प्रधानमंत्री का चेहरा तय है। कोई चीज अभी नहीं है। एक मीटिंग की जाती है बिहार में, उसके बाद दूसरी मीटिंग की जाती है कहां पर। तो इस तरीके की मीटिंगें करके देश को भ्रमित करने का काम जो है, बराए करम मैं विपक्ष से यही कहूंगा कि जनता का मुद्दा आपके पास अगर नहीं है तो इस तरीके की कार्रवाई आप करती रहे। हमने हमेशा जनता के बीच में रहने का काम किया है, चाहे आंधी हो, चाहे पानी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, पूरी तरीके से हमने जनता के बीच में रहने का काम किया है और जनता
का अपार समर्थन, जनता का अपार आशीर्वाद आज हमको मिल रहा है, चलिए। चाहे वो हमारा पन्ना प्रमुख हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हम ऐसी पार्टी अच्छा, जनता के रमन भाई बोल रहे थे वोट परसेंटेज कम हो गया नहीं, आपका। वोट परसेंटेज कम हो गया, हम उसको बढ़ाने का काम करें, क्योंकि वोट परसेंटेज बीच में इन लोगों ने जो डिवाइड एंड रूल का काम किया था, जो डराया धमकाया था, जो डराया धमकाया था दलितों को, जो डराया धमकाया था अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक समाज को जो डराया था धमकाया था, जिसकी वजह से कि भाजपा आ जाएगी तो वोट का अधिकार छीन लेगी, भाजपा आ जाएगी तो आपका घर छीन लेगी, भाजपा आ जाएगी तो आपको पाकिस्तान भेज देगी। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के मुंह से हरियाणा में तमाचा मारा है, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक उनके घरों पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, दलित समाज उनको घर से बेघर क्यों किया जा रहा है। ये इनके चेहरे पे साफ दिख रहा है, चाहे यादव का बयान देख लीजिए और चाहे कांग्रेस पार्टी का बयान देख लीजिए, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है दलित और अल्पसंख्यक समाज के बीच में, जिसके ऊपर ये अधिकार जमाए थे, जिसके ऊपर ये सत्ता कर रहे थे। आज वो जागरूक हो चुके, उनको अपने हक का पता चल चुका है, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है, उनको सरकार की योजनाएं मिल रही है, तो पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने को तैयार है पूरी तरीके से। और बात हो गई आपकी, यही विपक्ष की सबसे बड़ी जो है तो डर है उनको कि अब जिस पर हम वोट बैंक था, जो हमारा जिस पर हम सियासत करते थे, वो अब हमारे पास बचा नहीं। 2024 समझे भाई, दो बहुत मासूम से सवाल मेरे, मासूम, मैं मासूम इसलिए बोलता हूँ कि मासूम सवाल ही पूछता हूँ मैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, अल्पसंख्यक आपको तैयार है आपको वोट देने के लिए, अल्पसंख्यकों को आप क्या देंगे? उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है, राज्य मंत्री केवल, केंद्र में कोई बचा नहीं है। 4-4, 5-5 एमएलसी, हमारे 4 एमएलसी, एक विधायक है। कभी एक हुआ करते थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, उसी तरीके से उनको अधिकार दिया जा रहा है। अच्छा, अभी आप देखिए कि पार्षदी के चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में आपने देखा कि उनको टिकट दिया गया, जो हमेशा से कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल थे, अब जैसे अल्पसंख्यक समाज ने अपना मुस्लिम बहुल थे, अब अल्पसंख्यक समाज ने अपना दिल बड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं, तब उनको भी अधिकार दिया जाएगा, उनको भी बराबर का सम्मान मिल रहा है। अच्छा ठीक है, समझी भाई, वोट मिलने पे वोट परसेंटेज कम क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, कम, और यहाँ पे वोट मिल रहा है तो विधानसभा 22 के चुनाव में कम क्यों हो गया? 24 का इंतजार करिए, जब राष्ट्र का चुनाव होगा, राष्ट्रभक्ति का चुनाव होगा, तो जिसके दिल में राष्ट्रभक्ति होगी तो राष्ट्र को वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अच्छा, इन लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं है क्या बाकी लोगों में जो बैठे हैं? आप बाकी लोगों से पूछिए। चलो पूछ लेता हूँ, रमन भाई, राष्ट्रभक्ति नहीं है क्या? गौरव जी, मेरे एक सवाल था, मैं उसमें ऐतराज अपना दर्ज जी बोलिए बोलिए बोलिए। अभी इन्होंने शमशी भाई ने बहुत ही तेज आवाज में बोला कि पप्पू। मेरा ऐतराज है इस शब्द के लिए कि हमारे किसी भी नेता के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या भारतीय दर्शकों को बताएंगे? पार्टी को झूठा साबित कर दें, आप पूरी पार्टी को अराजक तत्व कह दें, और अगर एक आदमी को पप्पू कह दिया जाए, पप्पू तो प्यार से भी कहा जाता है। अगर आप हमारे ऊपर अपमानहानि का केस करना चाहें कर दें, अगर कोई कोर्ट ये साबित कर दे कि ये पप्पू कहना किसी के अधिकार से बाहर है, ये बेइज्जती करना है, तो मैं इसको जनता के जितने घरों में माए अपने बच्चों को प्यार से पप्पू कहती है ना, आप उन पे हंसी कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। तो ऐसे मैंने आपको पॉइंट दिया तो आपको समझ में आया? बिल्कुल नहीं। अभी आप ये समझे थे कि पप्पू का मतलब बेवकूफ होता है। लीजिए, देखिए अब यही है, ये कौन सी बात है भाई? ये समझ में आ रहा है, भाई आप डिस्कशन क्यों ले रहे हैं? मैंने ऑब्जेक्शन किया, बिल्कुल नहीं, इन्होंने ऑब्जेक्शन तभी किया जब मैंने इनको समझाया कि पप्पू प्यार से भी कहा जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि सभी माओं के ऊपर इनका आरोप है। अच्छा गौरव जी बोल लीजिए। इस तरह से किसी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करना और उस नाम के बारे में, इस तरीके से किसी एक बड़ी पार्टी को, उसके नेता को, प्रधानमंत्री को झूठा कहना, ये कहना कि सुबह से शाम तक उनको झूठ, बिल्कुल। तो अरे वाह भाई वाह, आप सब कह दें, साबित कर रही हूं। नहीं तो आप साबित करिए, हमने पप्पू साबित कर दे रहे हैं, करिए साबित, आप करिए पहले। ठीक है, चलिए। मैंने प्रश्न पूछा आपसे, 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें कितने आपके अपने भारतीय हैं? क्या आप उसको बांट सकते हैं क्या? जनता ने चुना है, सरकार हमारी भी है, सरकार जितनी आपकी है, आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप मान कह रहे हैं? नहीं, क्या नहीं मान रहे हैं? आप तो प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं, पार्टी को झूठा कह रहे हैं। पूरी पार्टी में अपने को अगर आप झूठा करें तो आप कहिए कि कांग्रेस पार्टी में झूठी है, कांग्रेस को भी आप कहिए झूठी है। जो बातें कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। समझी भाई, हो गया। कहीं पर आप कह दिए कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, और उसके बाद आप रमन भाई बोल रहे थे प्रधानमंत्री फरार है। हाँ, फरार है क्या? रमन भाई पूछ रहे थे आपसे, प्रधानमंत्री वही बताएं भाई, रविंदर भाई बताएं। बता दीजिए, फरार क्यों बोल दिया था? तो बोल चुका हूँ, आगे की बात बताते हैं जी। हमारा विषय जो है मणिपुर है, चाहे लोकसभा हो जी, चाहे विधानसभा हो जी, या स्त्री अस्मिता के सम्मान से नहीं जुड़ा है जी। हमारा फेडरल सिस्टम है जी। फेडरल सिस्टम पे
हम कहीं की भी चर्चा कर सकते हैं जी। जब हम बंगाल की चर्चा कर सकते हैं गुजरात के विधानसभा में बैठ के, जी, या मणिपुर की क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो पहला एक जो विशेषज्ञ महोदय ने कहा है वो बता दें, वहाँ जातिगत किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है जी, क्योंकि वहाँ जातियाँ ना तो नगा में है ना तो कुकी में है जी। जातियाँ मैतेई समुदाय में है और मैतेई समुदाय में 13 जातियाँ हैं, तो मैतेई में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। जो भी झगड़ा है वो मैतेई वर्सेस नगा और कुकी है जी। तो ये जो झगड़ा है, अगर संविधान के नज़रों के हिसाब से देखते हैं तो ट्राइबल्स और जो बहुसंख्यक समाज है उसके बीच में है जी। अगर वहाँ के स्थानीय हिसाब से नज़रों से देखते हैं तो पहाड़ी वर्सेस अदर्स है, क्योंकि नगा और कुकी समुदाय जो है जी, वह पहाड़ पे रहता है, वहाँ मैदान नहीं है, घाटी है, तो घाटी के लोग कह सकते हैं, इसलिए मैंने अदर्स कहा, मैदान नहीं है वहाँ पे। तो अगर वहाँ के नज़रों में देखते हैं तो इस प्रकार की समस्या है वहाँ पे जी। और वहाँ पर जिस प्रकार की समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी के 2 महत्वपूर्ण लोगों ने बात कही है जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि चाइना का हस्तक्षेप है और संबित पात्रा जी ने कहा म्यांमार का हस्तक्षेप है। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? कल को यहाँ भी हस्तक्षेप हो जाए उत्तर प्रदेश में, तब आप क्या करेंगे? तब आप हमको बात करने से रोकेंगे? संसद में भी उत्तर प्रदेश में भी तो बात कर सकते हैं। मैं विश्लेषज्ञ महोदय को बता रहा था जी। विश्लेषज्ञ महोदय ने कहा कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं बीजेपी वाले जी। 9 साल की रणनीति भारत को पाताल में लेके चली गई है। हम उधार सबसे ज्यादा विश्व में सबसे उधार वाले देश हो गए हैं जी। हम विश्व में सबसे ज्यादा कम प्रोडक्शन वाले देश हो गए हैं। 254 अरब का आयात निर्यात का घाटा है। हमारे रुपए की वैल्यू पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा गिरी है, यहाँ तक कि उगांडा की भी नहीं गिरी है उतनी। ये इनकी रणनीति का है। जो जन उपयोगी बातें थी जो इन्होंने रणनीति बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और हमको 65वें नंबर का गरीब देश बना दिया हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अब इस रणनीति से जो भारत को पताल में ले गए हैं, अगर इससे इनको कोई राजनीतिक फायदा हुआ था तब भी मान लेते। तो एक तो मैंने बता दिया राजनीतिक फायदा में सिमट के 7 राज्यों में आ गए हैं। पिछले 8 चुनाव देख लीजिए। अगर कहीं बहुत बड़ी रणनीति थी तो रणनीति खाली सदन में होती है क्या? वो तो जनता के बीच में भी दिखनी चाहिए। तो उसमें गिना दे रहा हूँ पिछले 8 चुनाव का। पंचायत चुनाव में हारे नागपुर के, वो तो इनका केंद्र है, ऊर्जा का सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, क्या बात। तो वहां से तो कुछ मिला नहीं इनको। उसके बाद में जो भी चुनाव हुए पूरे देश में उसमें भी हार गए। अंधेरी सीट पे इनको उम्मीदवार ही नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए, पंजाब में हारे, चंडीगढ़ का निकाय चुनाव हार गए, मेघालय में हार गए और बंगाल चुनाव हार गए। तो अगर इतनी अच्छी रणनीति है तो कुछ तो होना चाहिए था। या तो अंतरराष्ट्रीय वैल्यू बढ़ती हमारी, तो अंतरराष्ट्रीय वैल्यू क्या बढ़ रही है कि दूसरे देश की संसद में बैठ के हमारी बुराई कर रही हैं। हमारे जो भी गरीबी है, प्रोडक्शन है, रुपए की वैल्यू है, उसमें सब हम गिरते चले जा रहे हैं और आप अपने राज्य भी गंवाते जा रहे हैं। तो कौन से रणनीतिकार है? ईश्वर करे ये रणनीति जो है आगे से बढ़ती रहे। ईश्वर नहीं, शमशी भाई ने नहीं कहा था जी, ये दिलीप भाई बोले, यशवर्धन भाई ने बोला था। आप लोग लगातार हारते चले, आपको कुछ सेकंड नहीं है। रमन भाई ने पूरा गिना दिया है, सुने आपकी ये पंचायत चुनाव से लेके और कर्नाटक चुनाव तक कुछ सेकंड नहीं है आपके ऊपर, तब भी बोले उत्साह के हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कैसे उत्साह? आने वाला 2024 का चुनाव जो है अभी भारतीय जनता पार्टी उस पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए है। अच्छा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस पर मेहनत कर रही है, हम हार रहे हैं तो इनके अंदर क्यों बेचैनी, ये क्यों इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा। इनको भी चाहिए कि अपना मुद्दा बना ले। तो आप भी कर रहे हैं। ये क्यों परेशान है कि कभी बिहार भागे जा रहे हैं, कभी वहाँ भागे जा रहे हैं, कभी वहाँ भागे जा रहे हैं, बंगलोर भागे जा रहे हैं, हैदराबाद भागे जा रहे हैं, बॉम्बे भागे जा रहे हैं। अरे भाई, जब आप जीत रहे हैं तो आपको भागने की क्या जरूरत है? और जीत रहे हैं तो आपको सत्ता में रहना चाहिए। अच्छा, तरुणिमा जी बात है, तरुणिमा जी बोल रही थी कि आप दंगा कराते हैं। दंगा कराते तरुणिमा बोल रही है। तरुणिमा जी को दिल्ली का शायद उनकी मेमोरी शायद फेल हो गई कि दिल्ली दंगा वो भूल गई हैं। अच्छा। किस तरीके से दिल्ली में दिल्ली का दंगा भी तो आपने कराया था, तभी तो मैं बोल रही हूँ। लीजिए सुन लीजिए, दिल्ली का दंगा भी आपने कराया। ये दिल्ली की जनता जानती है। आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर से कितने हथियार बरामद हुए, कौन कौन उसमें नामजद हुआ, विधायक कौन कौन हुआ, ये सारा देश जानता है। और आप कह रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है।
इसलिए आप अच्छा ये बताइए, जब हाँ। इतना भड़का तो 3 दिन तक पुलिस का गायब रही, क्यों नहीं हो रोका जाता है दंगे कि को? महिला को आप सामने बैठा अरे देते हो, मैं अमित बोल शाह नहीं जी के पाता हूँ। साथ अरे सामने अमित बैठे और शाह दिक्कत हो जी ने जाएगी भाई। तुरंत रोका नहीं, था। इसका गौरव जी, इसका क्या मतलब? वो महिला बैठ गई तो नहीं, अरे क्या अगर दिक्कत है? बोल देंगे अभी तो आप सम्मान कहेंगे कि करेंगे नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं। अरे अरे ये कौन सी बात है, बदतमीजी क्यों करेंगे भाई? जिस तरीके से ये मेरा बात सम्मान की कर बात रहे करना भूल हैं, गए क्या आप लोग? मैं सही सम्मान तो कर रहा हूँ, मैं हाँ। कहाँ जवाब दे रहा भाई? और महिलाओं मैंने ने तो कहा हमने कि मैं अधिकार सम्मान कर रहा चाहिए, हूँ, हमारा अधिकार है बैठने का, बोलने सुबह का। से इन्हें इनको- ट्रेनिंग मिल जाती है, इनको जो है ट्रेनिंग मिल जाती है आपको? आम इनको आदमी ट्रेनिंग मिल पार्टी जाती का है भाजपा उत्तर वालों को। प्रदेश में या कहीं पर भी अभी सिर्फ दिल्ली और पंजाब आपने कब्जा किया है, अभी वहीं तक सीमित आप है। अरे भाई ऐसा मत कहिए, निकाय चुनाव में ठीक है सीटें आई उनके निकाय पास। चुनाव में अरे 10 निकाय सालों में चुनाव में तो दो इनको क्या राज्य में बताया कब्जा जाए? कर लिया, चिंता ना कहीं- करें, राष्ट्र पे भी कब्जा करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी एक नेता के अलावा चिंता क्यों कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता अभी तक नहीं बन पाया आम आदमी पार्टी का। कहाँ इनकी बात अरे, आप कर रहे हैं? 2024 का दिल्ली में चुनाव आप दूसरे के 15 सारे साल से रो रहे हैं, दूसरे के आप सारे अभी लड़ने तक का नहीं काम आए। ये सब एमसीडी जो पड़ी थी वो भी आप हार गए। आपका रोना यही है, इसलिए तो आप बिल लेकर आए हैं। अच्छा। आप जानबूझ के पीछे से आप वो पकड़ना चाहते हैं दिल्ली को, जनता को दुखी करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को। अच्छा। आप ये सब जनता देख रही है, दिल्ली की जनता के बीच अब जाएंगे भाजपा वाले, वो पिट कर ही आएंगे। उनकी स्थिति ये हो गई है, लीजिए, दिल्ली पिट की कर जनता आएंगे। इतनी गुस्से में है इस बिल को लेकर, गुस्से में है। वो साफ शमसी भाई कह रहे हैं, जाइए मत आप आप। संवैधानिक बिल लेकर आ रहे हैं, शमसी जरा दिल्ली में जबरदस्ती जाइएगा। लेके आ रहे हैं। और दिल्ली, और इस बार तो देखिए 7 सांसद जो है इनके, ये भी हारेंगे इस बार 24 में, ये देख लीजिएगा जनता की लीजिए। गुस्से में। बड़ी पहले बता विडंबना दिए। यही है कि दिल्ली में सरकार आपकी और सांसद हमारे हो जाते हैं, ये लीजिए। समझ में नहीं आता है। अच्छा। हमने पहले ही कहा कि 24 का चुनाव राष्ट्र का चुनाव इस बार नहीं और होंगे, आप राष्ट्र इस बुलावे ये में तो छोड़ दीजिए। इस बार उस बार कई बार से हो रहा है, ये आपका आखिरी चुनाव हो सकता है। आप अपनी बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरे ऐसा मत कहिए, राष्ट्रीय पार्टी दो जनता राज्य के साथ सरकार है, है। जनता के हैसियत की साथ बात आप ना है। करें। ये शराब की हाँ। नीति जो है जो ये कहीं इतने पर और घमंड- नहीं चल सकती, दिल्ली और पंजाब में चल सकती है। आप भूल गए कि आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे और हैं। घमंड आपका तो खत्म मुख्यमंत्री होगा। सबसे पहले आपका चिंता ना मुख्यमंत्री करें आप लोग। अरे आपका मुख्यमंत्री जब विदेश की यात्रा करता है तो उसको जहाज से उतार दिया जाता है, क्योंकि वो उस वक्त नशे में था। लीजिए। आप शायद भूल गए अरे अरे कौन हैं? से कहाँ भगवंत proof मान है? सिंह की proof बात आप दिखाइए शायद आप। भूल गई हैं। proof दिखाइए, हैं? जहाज और से अभी उतार दिया आपके है। कई आप नेता कुछ भी बोलते दिल्ली की रहेंगे। जेल में अभी आप बंद कुछ हैं, भी- अभी भी दिल्ली कुछ की भी जेल में बोलते बंद है। रहेंगे। कहाँ आप बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से कहाँ आप बात अरे करना चाह रहे भारतीय हैं? जनता पार्टी जिसका के दामन नेता साफ हो मेरठ वो में भारतीय लड़कियों जनता का पार्टी रेप पे करते आरोप हैं। लगाए लीजिए। और- तो और उसको उनको माना सजा जाएगा। होती है। जो खुद दागदार अभी हो, आपके सांसद जो को खुद मार आरोपी पिटाई हो, पर जो खुद अपराधी हो, सजा रद्द हो उसको जाएगी, जो है हो जाएगी अगर अब। एक अध्यादेश के 2 खिलाफ साल पूरे की सजा हो हिंदुस्तान गई में आपके टहले इटावा के केजरीवाल सांसद को। और हुआ मार क्या? पिटाई पर अभी तो गुंडे के 24 में ऊपर आपका गठबंधन भी गुंडी टूटने वाला पार्टी है। है ये चुनाव के तो। पहले ही आप अच्छा। खुद ही देखिएगा कि अलग हो जाएंगे, आपको सारी चिंता ना पार्टियां करें अलग आप, कैसे क्या करने अभी वाले हैं जनता सब जान रही है। जनता ही तो जान रही है, जनता ही तो जान रही है, जिसकी वजह से शमसी भाई, शमसी भाई, इसकी वजह से शमसी आप आजाद। सीमित है, जनता ही अरे, जान रही है। अच्छा, तनुमा जी बोल रही थी। नेत्री दुष्कर्म का ठीक है दुष्कर्म का तनुमा जी, मैं बोल रहा था, तनुमा जी बोल रही थी कि आप लोग ट्रेनिंग मिलती, ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? व्हाट्सएप पे आती कैसे आती है? ट्रेनिंग इनको दिख रही होगी, अच्छा। इन्होंने भी ट्रेनिंग लिया होगा, इनको पता होगा। अरे हमें तो नहीं इनकी लगता ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाती है। आज जिस मुझे तरीके से डिबेट में पता चल गया ये ट्रेनिंग झूठ मिल का रही है। पुल दिल्ली इसमें में पूछ खड़ा रहे किए हैं हुए थे, गौरव दिल्ली भैया। वालों ने देख लिया पूरी तरीके से, जिस पूरी शब्दों के तरीके से साथ, दिल्ली जिस की जनता ने वक्तव्य देख के लिया। साथ ये बात कर रहे हैं, वॉलपेपर पता चल लगा रहा के है कैसे इनको स्कूल का ट्रेनिंग इन्होंने मिलती है। एडवर्टाइजमेंट किया था, वॉलपेपर लगा के फोटो कहीं का लगा के दिखलाया, कहीं दिल्ली की सड़कों का। तो वो अच्छा। सब हाल तो पूरा रात खुल चुका है। उत्तर प्रदेश अब बचा क्या है इनके पास? अच्छा अरे ऐसी कुछ तस्वीर एक अलग अलग लगाने के बाद भी दिल्ली की जनता फोटो बार मत करिएगा, तमाम फोटो उजागर हो जाएंगे। एमसीडी में भी बहुत जिता मुझे दिया। बोलना पड़ेगा। एमसीडी में भी 24 जिता का दिया। चुनाव। आप ये सोचिए, आप यूपी में कोई दिल्ली अपना की प्रत्याशी जनता ने ढूंढिए, देखिए एमसीडी कोई में भी प्रत्याशी आपको बाहर चुनाव भगा लड़ने दिया को जो 15 तैयार साल है। से आप राज करके बैठे आम हुए थे। आदमी पार्टी से कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में या नहीं लड़ना चाह रहा है, बिहार में लड़ना चाह रहा है? अरे आप कर्नाटक भी हार गए, चिंता क्यों करें, हिमाचल भी हार अरे गए। हार गए, अभी आप धीरे धीरे आप यही हारेंगे। बात तो है। अभी जीत जाते तो आप कहते ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम का रोना रोती आप तो हमेशा ईवीएम को रोना चलो रोती ठीक है, ठीक है। कांग्रेस कुछ बोलना चाह रही है, बताइए सुरा जी। अभी बहुत सारी बात एक अकेला मतलब बात हो रही थी। मैं पूछना चाहती थी भाई से, एक व्यक्ति है जो बोलता है कि एक अकेला, तो अकेला कौन है? आप दूसरों पे कैसे आ सकते हैं कि एक अकेला या आपका एक अकेला नेता? आप पहले देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, और आप एक पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक के चुनाव में एक ही नेता का इस्तेमाल करते हैं और आप दूसरों पे आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि महिलाएं बिठा दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते भाई? समझ में नहीं आता है कि मुद्दा बनाना चाहिए ना, सभी पार्टियों को मुद्दा बनाना चाहिए, रोड पे उतरना चाहिए, धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, रैली करना चाहिए। मगर अफसोस ये है कि आपके पास कार्यकर्ता है नहीं, तो आपको कहाँ से धरना
धरना प्रदर्शन करने के कार्यकर्ता ही लिए नहीं है मेरे
चलेगी, ना, न गौरव जी, कार्यकर्ता है, पुलिस न के इनके बल पास पे संगठन है। पुलिस की तरफ अरे बैठा भैया, के पुलिस से डर बंद रहे करना हैं। इको वाह गार्डन भाई में, वाह, ये कहाँ लोग तो आप बताएंगे। कहती है कि सांस को आँच नहीं, जान दे देंगे, आपके परिवार ने जान दिया, त्याग दिया, बलिदान किया, और आज आप पुलिस से डर रही हैं। इसका मतलब आपको हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन नहीं है? पूर्णतः यकीन करती हूँ। मेरा प्रश्न आपने तो कहा करिए रोड पे ना। अभी आपने कहा ना मुझे कि महिलाएं बिठा देते हैं। मैं अपने संविधान में उस अधिकार के साथ कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, आगे और की मैं बात सम्मान आपने की नहीं भीख सुना है। नहीं मांग रही हूँ। नहीं, आगे की बात नहीं सुना है। मैं सुनूंगी। यहाँ पे दिक्कत इस बात की है शमशी भाई कि इन बातों को कह के सिर्फ हमारे स्वाभिमान को आहत किया जाता है। महिलाएं किससे झगड़ा करने आती है, किसका सम्मान को ठेस पहुंचाती है? आप जब तक हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे जवाब भी नहीं देते हैं। लेकिन हर जगह, हर स्टूडियो में कहीं भी जाइए, वहाँ पे सीधे बोलेंगे महिलाएं बैठी हुई है तो हम कर नहीं पाएंगे। महिलाओं का होना, जैसे एक पुरुष वैसे स्त्री, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि महिला है और दूसरी है तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। भाई जैसे आप भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ भाई, क्या दिक्कत है भाई? दिया था नारा, उसके बाद कहाँ चले गए? अगर आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं तो आज इनके प्रधान सेवक अपनी महिलाओं को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? लेके आए हैं ना। कहा जा रहा है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित है तो आरोप लगाइए, और अगर सुरक्षित नहीं है तो प्रियंका गांधी कहाँ चली गई? जब चुनाव आता है तो प्रभारी बन के चली आती है, और उसके बाद जब फ्लॉप होता है इनका मिशन तो फौरन अपना चली जाती है बॉर्डर हाउस पर। इस तरीके का काम बिला वजह काल हाउस का जो है तो सजाया सवारा कि अब ये उत्तर प्रदेश में रहेंगी, जनता को भ्रमित किया। लेकिन हुआ क्या? जनता ने जैसे इनको जनता का शुक्रिया तक नहीं अदा किया। जनता का कम से कम एक दिन आके शुक्रिया अदा करती कि हमको वोट दिया गया, कुछ नहीं किया, तो वो जनता कैसे दोबारा अदा कर रहे थे? ठीक है, हो गया, समय हो गया। दिलीप भाई बोलेंगे, डिबेट खत्म करनी है इसको। जी दिलीप भाई, यहाँ पर रविंद्र भाई ने आपकी तमाम बातों को यहाँ पर जवाब दिया था, क्या जवाब है आपके पास? जी रविंद्र भाई शब्दों पर चले गए थे। उन्होंने ठीक कहा कि जाति के बीच में लड़ाई नहीं हो सकता। मेरे मुंह से जाति निकल गई हो, जाति नहीं समुदायों के बीच की लड़ाई है। जी। और जो उन्होंने कहा कि चर्चा हो सकती है यहाँ पर, मैंने कहा था कि चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या वो चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा से संबंधित है? क्या कुकी और मैतेई समाज यहाँ हैं? क्या वो जातियां, जनजातियां, वो समुदाय हमारे उत्तर प्रदेश में हैं? अगर नहीं है, महिलाओं को लेके आप चर्चा कर सकते हैं, वायलेंस को लेके चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर क्या बात, जो वायलेंस वहां पर एथनिक वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में चर्चा करने का आपका कोई कानूनी हक नहीं। राजनीतिक रूप से आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में हैं, कल को आप मणिपुर में जा सकते हैं, आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। तो राजनीति के नाते, आप सामाजिकता के नाते आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के जो बाउंड्रीज होती हैं उसके नाते आपको इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं पर आप चर्चा कभी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात जो उनके स्ट्रेटेजी को लेकर के, तो स्ट्रेटेजी भाजपा की है और वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपने जो अपना वर्जन दिया वो सारे वर्जन सही हैं, उनमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वर्जन भी सही है कि भाजपा स्ट्रेटेजिस्ट है और आपको कई बार फंसाती है। और जब भी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा रविंद्र जी, जब भी लोकसभा में कोई बिल पास होना होता है तो वो अपोजिशन को हमेशा दूसरे मुद्दे में उलझा देती है और बिल पास करा लेती है। आप बड़े से बड़े बिल उठा करके देख लीजिए, अपोजिशन उस समय किसी और मुद्दे में उलझा होता है और सत्ता कानून पास करा देती है। इस सेशन में भी लोकसभा में 12 बिल पास हो चुके हैं अब तक। इतना हंगामा करने के बाद 12 बिल लोकसभा से पास हो गए और 9 बिल राज्यसभा से भी क्लियर हो गए। और जिसमें सबसे बड़ा बिल आपका दिल्ली सर्विस अथॉरिटी को लेकर के है, वो भी लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा भी पास कर देगी। आप व्हिप जारी करते रह जाएंगे और होगा कुछ नहीं। ये स्ट्रेटेजी भाजपा की है, आपको माननी पड़ेगी और ये है। बाकी जो आप वोट बैंक गिर रहा है, वोट शेयर गिर रहा है, वो गिर नहीं रहा है। वो तो 2019 में भी उनका 37% वोट शेयर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो जगह जगह अपनी सरकार बनाते चले जा रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी ना। अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई है, जिसको पॉलिटिकल अच्छाई कहा जाता है, और इसको सीखने की जरूरत है। ये कनिंगनेस अगर आप भी सीखेंगे, इसको कूटनीति कहते हैं। और कूटनीति अगर राजनीति में नहीं है तो आप सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। उसे खत्म कर दीजिए बस, क्योंकि राजनीति में सिर्फ सत्ता चाहिए, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक जितने भी धरोहरें हमारी हैं उसे समाप्त कर दीजिए, उसकी कोई बात ही ना करे। अगर वैचारिकी की जरूरत है उसे समाप्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए और ये लोग सत्ता के लिए, उसके लोलुपता के लिए कुछ भी करते हैं। तो हम इनकी बात को मान इनकी तरह बन जाए, बिल्कुल नहीं बनना है। हम जानते हैं कि इस देश के जिस संस्कृति को बचाते हुए हमारे पूर्वज आए हैं उसको बचाना है। हम इनकी तरह लोलुप है सत्ता के नहीं, हम इनके विचारों पे बिल्कुल नहीं आने वाले। ठीक है।
आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो सबने अपने अपने अच्छे विचार रखे, कुछ सरगर्मी यहाँ भी हुई और सबने यहाँ पर अपनी अपनी बात रख के स्पष्ट कर दिया कि अपने अपने एजेंडे पे सब काबिज हैं। पर उस एजेंडे का जिसका लिए लगातार संघर्ष होता है। जब खबरनवीस कोई बात उठाते हैं तो हर चीज़ संज्ञान होता है। जब वीडियो वायरल होते हैं तो हमको दर्द का एहसास होता है। जब वीडियो वायरल होते हैं तो हमको आक्रोश नजर आता है। हम मोमबत्ती जलाते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, पर उन महिलाओं का जिनका लगातार शोषण होता चला जाता है। और ये शोषण केवल मणिपुर नहीं, हर राज्य में है, हर जिले में है, हर व्यवस्थाओं में है। उन व्यवस्थाओं का क्या? क्योंकि उनके वीडियो वायरल नहीं होते हैं। जिनके वीडियो वायरल नहीं होते हैं, क्या वहाँ दर्द नहीं होता है? वहाँ भी दर्द होता है, पर उस दर्द को कुछ लोग समझ नहीं पाते, संवेदना नहीं जुड़ पाती है और आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं हो पाते हैं। हमने राजनीति को हमेशा से ऐसा बना दिया है कि जिस राजनीति में हमको लाभ है उस राजनीति की बात हम करेंगे, चाहे वो महिलाओं की बात हो और चाहे जनता के मुद्दों की बात हो। पर राजनीति अलग, कुछ अलग पहचान बनाइए। संघर्ष जरूरी है, सत्ता भी जरूरी है, बात भी जरूरी है, पर यहाँ पर सम्मान भी जरूरी है। महिला हमेशा से ही एक अहम कड़ी रही है और आज हमारे देश में जिस तरह से महिलाएं बढ़ रही हैं, आपकी आबादी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, देश के विकास में मुख्य योगदान करती नजर आ रही हैं। इसलिए महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हमारे व्यवस्थाओं को, हमारे तंत्र को, हमारी खूबसूरती को, हमारी संस्कृति को और हमारी सभ्यता को कलंकित करते का नाम कर रही हैं। तो ना कलंकित करिए और ना इस चीज़ को दोहराइए। यहाँ पर अगर बात होनी है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो जनता आने वाले समय में जवाब आपसे मांगेगी और जनता को ना किसी सदन की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी सत्य की आवश्यकता पड़ेगी, कि जनता जनार्दन है और जब जनता जवाब मांगती है तो सत्ता पर बिठाती भी है, उतार भी देती है। तो नमस्कार।